द एचबीटी एक्सप्लोर प्रेजेंटिंग जंगल। यह कहानी शुरू होती है कि योशी नाम के लड़के से, जो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। दरअसल योशी को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। और वो बोलिविया पहुंच जाता है। योशी यहाँ एक प्लान बनाता है कि वो अमेजोन फॉरेस्ट जाएगा। यहाँ उसकी मुलाकात एक मार्कस नाम के लड़के से भी होती है, जो एक टीचर होता है, और वो भी यहाँ घूमने आया होता है। ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, और अगले दिन मार्कस योशी को अपने एक और दोस्त से भी मिलवाता है, जिसका नाम केविन होता है। केविन एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी होता है, और ऐसे ही अब इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसी कैंप में योशी को एक लड़की भी मिलती है, जिससे योशी को प्यार हो जाता है, और ये दोनों साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जब योशी मार्केट में घूम रहा होता है, तब उसे पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अमेरिकन हो? और योशी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है, जिसका नाम कार्ल होता है। और योशी उससे कहता है कि नहीं, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। दरअसल कार्ल को जंगल की बहुत नॉलेज होती है, और उसे यह भी पता होता है कि यह जंगल घूमने आया है। इसीलिए कार्ल योशी से कहता है कि अगर जंगल का तुम्हें असली अनुभव लेना है तो तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना होगा, जहाँ इंडियन आदिवासी रहते हैं, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा होता है। ये सारी बातें सुनकर योशी बहुत खुश होता है, और वो वापस आकर मार्कस और केविन को पूरी बात बताता है। साथ ही योशी उन दोनों से भी साथ चलने को कहता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन योशी की जिद करने की वजह से वो दोनों तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद ये चारों लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे जंगल के अंदर जाएंगे। कार्ल उन्हें मैप में इंडियन आदिवासियों की लोकेशन भी दिखाता है, और बोलता है कि हमें पहाड़ियों पर चल कर जाना होगा, और हमें लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। और ये सब एक प्लेन हायर करते हैं वहां पर जाने के लिए, और ये सब अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब जंगल में एक खाली जगह देख कर उतरते हैं, और वहां से पैदल जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और दिन भर पैदल चलने के बाद ये सब रात को एक सेफ जगह देखकर कैंप लगाते हैं, और वहीं सब आराम करते हैं। लेकिन रात में हम सब देखते हैं कि मार्कस इन सब में सबसे ज्यादा डरपोक होता है। दरअसल रात में उसे कोई कीड़ा काट लेता है, और वो सोचता है कि किसी जानवर ने उस पर अटैक कर दिया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी वजह से सभी दोस्त उसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, और अगले दिन ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्हें कुछ दूर चलने के बाद बारिश का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये रुकते नहीं हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक कबीला दिखता है, और ये सब वहां पहुंच जाते हैं, और कबीले वाले इन सबका स्वागत करते हैं। दरअसल कबीले वाले लोग काल को पहले से जानते थे, और ये सभी लोग कबीले वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अगली सुबह यूसी को नदी में एक सोने का टुकड़ा भी मिलता है, जिसके बारे में काल ने इन सबको बताया था। दरअसल काल ने यहाँ आने से पहले इन सबको बताया था कि हमें जंगल में सोना भी मिल सकता है। लेकिन पहले तो इन सबको इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन अब ये सारी बातें सच होना चालू हो जाती हैं, और अब ये चारों गांव वालों को अलविदा कहकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, वो इंडियन आदिवासियों को ढूंढने के लिए, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा होता है। अब दिन भर पैदल चलने के बाद इन सबको रात हो जाती है, और काल एक बंदर को मारकर इन सबको खाना खिलाता है। पर मार्कस को ये सब खाना पसंद नहीं होता है, और वो भूखा ही सो जाता है। और ये सब अगले दिन फिर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब मार्कस की हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए होते हैं। साथ ही उसने कल से कुछ खाया भी नहीं होता है। इस वजह से इन सबको एक दिन और वहीं रुकना पड़ जाता है। यहाँ पर यूसी और केविन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मार्कस लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहा है, हमें उसे ट्रिप पर नहीं लाना चाहिए। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और हम सब यहीं फंस जाएंगे। अगली सुबह मार्कस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और अब तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और इधर कालिन सबसे कहता है कि अभी भी हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं कबीले तक पहुंचने में, लेकिन मार्कस ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम सबको यहीं से लौट जाना चाहिए। लेकिन यूसी को यहाँ बहुत बुरा लगता है, और वो इन सबसे कहता है कि हम सब हमारी मंजिल के इतने करीब आकर अब लौट नहीं सकते। यहीं केविन को एक आइडिया भी आता है, और वो इन सबसे कहता है कि अगर हम जंगल वाले रास्ते से न जाके पानी वाले रास्ते से जाएं तो मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा, और हम कम समय में ज्यादा दूरी भी तय कर पाएंगे। लेकिन काल इन सभी से कहता है कि नदी का रास्ता इतना आसान नहीं, वो बहुत खतरनाक है, और इस सब में हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी तरह ये काल को मना लेते हैं, और एक लकड़ी की नाव बनाना चालू कर देते हैं, और बहुत मेहनत के बाद एक नाव बनकर तैयार हो जाती है। काल यहाँ इन सबसे कहता है कि सब लोगों को मुझे फॉलो करना है, और जैसे मैं बोलूंगा नाव उधर घुमाना है। और सभी नाव में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं कि यहाँ काल की बातें सच साबित होती हैं, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव इतना तेज होता है, जिसकी वजह से नाव पानी के बहाव के साथ ही बहने लगती है। यहाँ केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव के साथ ही चलना चाहिए, लेकिन
काल उसकी बात नहीं मानता और यहाँ इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन किसी तरह मार्कस और रूसी इस नाव को नदी के किनारे पर लगा देते हैं। काल यहाँ इन सब पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी और इसी वजह से हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि आज रात हम यहीं आराम करेंगे क्योंकि रात होने वाली है, और ये सब यहीं आराम करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये सब नाव में बैठकर जाने लगते हैं तो काल जाने से मना कर देता और कहता है कि हम सब पैदल चलेंगे, जिसकी वजह से इनकी मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मार्कस भी काल के साथ पैदल चलने के लिए तैयार होता है और यहाँ ये सब डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे और 2 लोग नाव से जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस इन्हें अलविदा बोलकर यहाँ से पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। मार्कस यहाँ ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जुनून होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है और वो कहता है कि कैसे भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। इधर यूसी और केविन भी नाव से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि इन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है, और ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। पर कुछ दूर चलने के बाद पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है जिसकी वजह से इनकी नाव नदी में ही पलट जाती है और ये दोनों किसी तरह पानी में एक चट्टान को पकड़ लेते हैं। केविन यूसी से कहता है कि कैसे भी मुझे इस नदी से बाहर निकलना होगा, जिसके बाद वहां से मैं तुम्हें रस्सी फेंकूंगा और उसकी मदद से तुम बाहर निकल आना। लेकिन यूसी केविन से मना करता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल यूसी बहुत डर गया होता है और वो केविन से बार बार मना करता है, पर केविन उसे समझाता और कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। और इतना कहकर केविन जैसे तैसे नदी के बाहर निकल आता है, लेकिन इतने में नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती है और यूसी नदी में ही बह जाता है। केविन अपने दोस्त यूसी को नदी में बहता हुआ दिखता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता, वो मजबूर होता है। और जहाँ कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूसी अभी भी जिंदा है। वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है, पर यूसी को जब होश आता है तो वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी करता है, पर केविन उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो नदी में बहकर बहुत दूर आ गया होता है और यूसी इस घने जंगल में अब अकेला होता है और उसके पास ना ही तो अब खाना है और ना ही सोने के लिए कैंप। पर यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और यूसी को नदी में उसका बैग दिखता है। वो नदी में छलांग लगाता है और बैग को उठाकर ऊपर आ जाता है। यूसी बैग में देखता है उसे एक छोटी बाइबल और कुछ गोलियां दिखती हैं। दरअसल ये गोलियां इन्होंने यहाँ आने से पहले ली थी, जिसे खाकर इन्हें थोड़ी एनर्जी मिल सके और ज़्यादा टाइम तक चल सके। और इसे खाने के बाद यूसी के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो दोबारा केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो आवाज़ भी लगाता पर केविन उसे कहीं नहीं मिलता और वो निराश होकर वहीं नदी के किनारे बैठ जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो बैग में से मैप को निकालता है और नदी का नक्शा बनाकर यह डिसाइड करता है कि वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ से निकलेगा। लेकिन यूसी का यह सफर इतना आसान नहीं होता है। उसे जंगल में अकेले घूमते घूमते अब 6 दिन बीत चुके होते हैं और उसे बहुत भूख भी लग रही होती है, पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो यहीं आराम करता है, लेकिन रात में उसे सोते समय आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद केविन उसके आसपास ही है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे मार्कस दिखता है, लेकिन जब वो टॉर्च जला के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। दरअसल ये उसका भ्रम होता है, हेलुसिनेशन होता है। पर जब वो सुबह उठता है तो उसे उसकी स्किन में कुछ फील होता है। वो चाकू से उसको काटता है, उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता और उसकी स्किन में से एक बहुत खतरनाक कीड़ा निकलता है। इसके बाद वो दोबारा चलना स्टार्ट कर देता है। यूसी को यहाँ कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वो उन अंडों को खाने के लिए फोड़ता है तो उसमें उसके बच्चे होते हैं। लेकिन यूसी यहाँ इतना ज़्यादा भूखा होता है कि वो उन्हें जिंदा ही खा जाता है, जिसके बाद वो फिर आगे बढ़ना चालू कर देता है। उसे कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों का सामान मिलता है और वो यहीं रुकने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो कुछ देर आराम कर सके। और वो जब अपने पैरों के मोजे निकालता है तो वो देखता है कि उसके पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं और जहाँ वो रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर जख्मी हुए होंगे। इसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है कि उसने उसको अकेला छोड़ दिया और अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना मतलबी है, उसने मार्कस को अकेला छोड़ दिया। और अगले दिन हिम्मत करके वो फिर से चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे कुछ लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं और उसे लगता है कि उसके दोस्त आसपास ही है। पर तभी उसकी नज़र उन अंडों पर जाती है जो उसने खाए थे, मतलब कि उसे घूम फिर कर वहीं पहुंच गया होता है। ये सब जानकर वो और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ गाँव वालों को केविन नदी के किनारे बेहोश मिलता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। केविन यहाँ ठीक होकर फॉरेस्ट ऑफिसर को बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है। यहाँ ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और ये दोनों
हेलीकॉप्टर से योशी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर योशी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन लेता और वो एक लाल कपड़ा लेकर हवा में फहराने लगता है, पर वो पेड़ों से घिरा होने के चक्कर में उन्हें दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन केविन अभी भी हार नहीं मानता और वो एक गांव वाले को वहाँ पर चलने के लिए मनाता है। नाव वाला केविन को समझाने की कोशिश भी करता है कि अब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसका दोस्त योशी अभी भी जिंदा है, वो उसे पुकार रहा है और अब ये दोनों बोट लेकर निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हमें योशी दिखाया जाता है जो अब बहुत कमजोर हो गया है। वो जमीन पे पड़ा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ देखने जाता है तो वहाँ उसे एक आदिवासी लड़की दिखती है। वो लड़की योशी को देखकर भागने लगती है, वो डर जाती है, पर योशी उसे समझाता है कि वो रास्ता भटक गया है, उसे उसकी मदद चाहिए। पर लड़की को योशी की कोई भी बात समझ नहीं आती। दरअसल वो भी जंगल में भटक गई होती है और ना ही उसे योशी की भाषा समझ आती है। योशी समझ जाता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, पर फिर भी वो उससे बातें करता रहता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा होता है और वो उस लड़की को लेकर अपनी सफर पर निकल पड़ता है। ये दोनों दिन भर पैदल चलने के बाद रात को एक जगह आराम करते हैं, लेकिन सुबह होने पर हम देखते हैं कि वो लड़की वहां से गायब है। दरअसल ये लड़की उसी के साथ कभी थी ही नहीं, ये सब उसका एक भ्रम था, एक हेलुसिनेशन था। वो सिर्फ उस लड़की को अपने पास इमेजिन कर रहा था, पर वो रियलिटी में उस लड़की से कभी मिला ही नहीं था। अब धीरे धीरे भूख प्यास के कारण योशी अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगता है और वो अपने आप से ही बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। पर फिर भी वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और यहीं उसे एक बात याद आती है जो उसे उसके दादाजी ने कही थी कि गॉड हमेशा हमारे साथ होता है। इसे याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और तभी उसे एक पेड़ की टहनी दिखती है और वो उसे पकड़कर किसी तरह बाहर आ जाता है। लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं होती। वहीं एक पेड़ पर चींटियां होती हैं जो उसके पूरे शरीर पर लपट जाती हैं और इन चींटियों के काटने से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में कोई कीलें ठुक रहा हो और वो दर्द के मारे दौड़ने लगता है। इसी पल उसे उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाने लगती है और उसे थोड़ी राहत मिलने के बाद वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसे यहीं एक कछुआ भी दिखता है और वो उससे बातें करने लगता है। यहाँ योशी को एहसास भी हो जाता है कि वो अब नहीं बचेगा और वो खुले आसमान की तरफ देखकर यहीं सो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन योशी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। वो चारों तरफ देखता है पर योशी उसे कहीं नहीं दिखता और केविन निराश होकर बोट लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन इतने में योशी की आंख खुल जाती है और वो केविन को जाते हुए देख लेता है। पर योशी यहाँ इतना कमजोर हो गया होता है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती। लेकिन ऊपर वाला योशी के साथ होता है और केविन जाते हुए उसे देख लेता है और केविन जोर से चिल्लाता है कि योशी मैं आ रहा हूँ, तू डरना मत, मैं वहां पर आ रहा हूँ। और ये दोनों बोट घुमाकर योशी के पास पहुंच जाते हैं। योशी केविन के गले लगकर बहुत रोता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त भले कम बनाओ लेकिन सच्चे बनाओ। जैसे कि केविन केविन वो सच्चा दोस्त होता है जिसने कभी हार नहीं मानी और वो योशी को गांव में लेके पहुंच जाता है। योशी को देखकर गांव वाले बहुत अचंभित होते हैं कि इतने दिनों तक जंगल में कोई जिंदा कैसे रह सकता है। योशी यहाँ केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, जिस पर केविन भी उसे शुक्रिया अदा बोलता है कि उसने भी उसकी जान बचाई थी और ये भी उसका फर्ज था। इसके बाद योशी के पास एक बच्ची आती है और वो उसे एक फूल देती है। इसके बाद सारे गांव वाले उसके पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे ज़िंदा रखा और यहाँ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आएँ पर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आपको भी ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है जंगल, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7 और कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि केविन और योशी ठीक होने के बाद दोबारा मार्कस और कार्ल को ढूंढने भी गए थे, पर उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। और इसके बाद हमें कुछ रियल फोटोज भी दिखाए जाते हैं